हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है और उसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नियम अर्थशास्त्र के लगभग सभी क्षेत्रों में लागू होता है, इसलिए ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए फर्स्ट है हमारा उपभोग, कंजम्पशन में ये नियम लागू होता है। अभी हमने देखा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कि कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अगर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करना होगा कि रुपए की अंतिम इकाई से सभी वस्तुओं से उसे समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में भी ये नियम लागू होता है। उत्पादक अगर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे विभिन्न उत्पादन के साधनों का, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का इस प्रकार से उपयोग करना होगा कि सभी साधनों से उसे समान सीमांत उत्पादकता प्राप्त हो। यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि सभी उत्पादन के साधनों से उसे समान सीमांत उत्पादकता प्राप्त होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे एक उत्पादन के साधन का दूसरे उत्पादन के साधन से प्रतिस्थापन करते रहना चाहिए। थर्ड है विनिमय। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि कम उपयोगिता वाली वस्तु का अधिक उपयोगिता वाली वस्तु से तब तक विनिमय करते रहना चाहिए जब तक कि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट है वितरण। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय का वितरण विभिन्न उत्पादन के साधनों में इस प्रकार से होना चाहिए कि उन्हें उनके जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर उन्हें राष्ट्रीय आय में हिस्सा मिले। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि सभी का जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है, सीमांत त्याग है, वो बराबर हो, और उस रेवेन्यू को, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को इस प्रकार से खर्च किया जाना चाहिए कि उस खर्च से सभी को इक्वल मार्जिनल बेनिफिट प्राप्त हो। और जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर हो जाते हैं तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त होता है, अधिकतम सामाजिक लाभ। ये भी हमारा एक सिद्धांत है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बचत तथा उपभोग में आय का वितरण। आय का वितरण बचत और उपभोग में किस प्रकार से किया जाए, कितना आय में से उपभोग किया जाए और कितना बचत किया जाए, वो भी इस नियम के द्वारा तय किया जा सकता है। वर्तमान आवश्यकता पर खर्च की जाने वाली मुद्रा की अंतिम इकाई से उतनी ही उपयोगिता प्राप्त हो जो बचत के लिए रखी गई मुद्रा की अंतिम इकाई की उपयोगिता के बराबर हो। ये इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो आदर्श वितरण कहलाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। अगर कमोडिटी का आदर्श वितरण करना है तो इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि किसी वस्तु का विभिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार वितरण किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, सभी व्यक्तियों को उस वस्तु से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है संपत्ति का वितरण। संपत्ति का वितरण नकदी के रूप में कितना रखना है, बैंक डिपॉजिट्स के रूप में कितना रखना है, बॉन्ड, स्टॉक, शेयर, मकान आदि में किस प्रकार से निवेश किया जाना चाहिए, वो भी इस नियम के अनुसार हम तय कर सकते हैं। इस प्रकार से निवेश किया जाना चाहिए कि प्रत्येक संपत्ति पर निवेश की गई रुपए की अंतिम इकाई से, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से निवेश किया जाना चाहिए कि प्रत्येक संपत्ति पर निवेश की गई रुपए की अंतिम इकाई से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में इस नियम का अनुपालन होता है और उससे लाभ प्राप्त किया जाता है।
अब है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में फर्स्ट पॉइंट है जो हमने अज्यूम किया था कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, लेकिन हमेशा ही कंज्यूमर रैशनली बिहेव करे और वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करता रहे हर वक्त कि मैं अगर मनी दे रहा हूँ उसके बदले में क्या मुझे उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी, मेरे जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है उसके जितना ही मुझे मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है या नहीं, तो उतनी कैलकुलेशन कोई भी कंज्यूमर नहीं करता है। ये पहला और दूसरा पॉइंट दोनों मिलते जुलते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। थर्ड है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर जिन वस्तुओं से हमें ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है वो वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें कम उपयोगिता वाली वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा, तो तब ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता की अज्ञानता। यहाँ पर हमने अज्यूम किया था कि उपभोक्ता को नॉलेज है सभी वस्तुओं के प्राइस से संबंधित, उनके सब्स्टिट्यूट से संबंधित, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। कई प्रकार के गुड्स जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कार, टेलीविज़न, स्कूटर, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये डिविजिबल नहीं होते हैं, छोटी यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नो डेफिनेट बजट पीरियड। यहाँ पर जो बजट पीरियड है उसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई है कि हम एक सप्ताह की बात कर रहे हैं, एक महीने की, एक वर्ष की, या कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिससे हमने ड्यूरेबल गुड्स की बात की कि वो कई वर्षों तक इस्तेमाल की जाती हैं, तो यहाँ पर बजट पीरियड जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। इस बात को हम देखेंगे ऑर्डिनल जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है उसमें, कि हम उपयोगिता को इस प्रकार यूटिल्स में नहीं माप सकते। नेक्स्ट है चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमने कांस्टेंट मानी है, स्थिर मानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मनी ज़्यादा होता है हमारे पास तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, और जब कम मनी होता है हमारे पास तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है। तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी एक जैसी नहीं होती। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर ये नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर हमने ये भी अज्यूम किया था कि जो हर एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है वो दूसरी वस्तु से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वैसा भी नहीं है। तो बहुत से पॉइंट के बेसिस पर इस लॉ को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की थ्योरीज हैं। अब हम कह सकते हैं एंड में चैपमैन ने कहा है समसीमांत या प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार अपनी आय को वितरण करने के लिए उस प्रकार मजबूर नहीं होते जिस प्रकार एक पत्थर को ऊपर फेंके जाने पर नीचे गिरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, परंतु चूंकि हम विवेकशील हैं इसलिए हम इस नियम के अनुसार काम करते हैं। क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा नियम होता है वो इस प्रकार से लागू नहीं होता कि हर एक सिचुएशन में वैसा ही हो, लेकिन ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम यूटिलिटी या मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त करना है तो हमें इस नियम को मानना होगा, उसके अनुसार काम करना होगा। ये नियम विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, इकोनॉमिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में। तो हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और ये जिसकी कमियां हैं वो भी हमने देख ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। थैंक यू सो मच।